कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए साथियों सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो इस वीडियो में सॉल्यूशन के साथ हम देखने वाले हैं। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए जो भी आपके पेपर होने वाले हैं उन सभी का सॉल्यूशन के साथ वीडियो और पीडीएफ फाइलें हैं वो आपको मिल जाएंगे। साथियों यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल साथियों आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको सामाजिक विज्ञान का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे आपका इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, इन सभी की टेस्ट सीरीज़ भी आपको बिल्कुल फ्री है, वो हमारे ऐप पे आपको दे दी गई है, जहाँ से आप अपना टेस्ट देके भी परीक्षाओं के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, जो कि लगभग प्रत्येक विषय के 100 प्रश्न उसमें शामिल किए गए हैं, जो आप दे सकते हैं। बाकी कक्षा 10वीं के लिए पिछले बोर्ड परीक्षाओं के जो छात्र थे मेरिट वाले, उनकी कॉपी है वो अपलोड हो चुकी है, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा 2013 से लेके साथियों 2023 तक के जितने भी पेपर आपके सारे आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे ऐप पे। तो आप ऐप पे जाइए और ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पे आपको जो भी चीज़ है वो आप ले सकते हैं। और आपका कोई भी कमेंट है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10वीं माध्यमिक परीक्षा 2025 का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे कुछ आपको दिशा निर्देश दिए जाएंगे जो कि आपको पढ़ लेने हैं, परीक्षा से इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए खंड ए आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहेंगे। तो इनको एक एक करके देख लेते हैं। साथ ही इनके आंसर मैंने ऑलरेडी टिक कर दिए हैं और पीडीएफ फाइल वहाँ पे आपको मिल जाएगी, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। यहाँ पे देखिए करो या मरो का नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो साथियों ये नारा है जो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए ब्रेटन वुड्स समझौता है वो कब हुआ था। तो साथियों ये समझौता आपका 1944 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही आंसर रहेगा। आगे देखिए सूती कपड़ा मिल से संबंधित है। सूती कपड़ा जो मिल है वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों रिचर्ड आर्कराइट जो थे उन्होंने इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही आंसर रहेगा। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है ये पूछा गया है कि 1871 में ज्योतिबा फूले द्वारा प्रकाशित जो पुस्तक थी उसका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गुलामगिरी जो पुस्तक थी वो इनके द्वारा लिखी गई थी। तो साथ ही इस प्रश्न को घुमा के भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार पूछा गया था ये कि गुलामगिरी पुस्तक किसकी है। तो ज्योतिबा फूले की है ये। ठीक है, खालिस्तान में पूछा जाए तो यहाँ पे सन पूछी जा सकती है। तो 1871 आपको करना है। तो घुमा के कई बार पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो साथियों 43% जो भाग है वो हमारा मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। साथियों रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेज देना। यहाँ पे देखिए अगला जो प्रश्न है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो साथियों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आप यहाँ पे सही करेंगे। आगे देखिए भारत का गुड़ एवं खांडसारी के उत्पादन में विश्व में जो स्थान है वो कौन सा है। तो भारत का कौन सा स्थान है इस मामले में, पहला स्थान है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे आप टिक कर लेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला है निम्नलिखित में से किसे परिवहन का सबसे सस्ता साधन कहा जाता है। तो साथियों जल परिवहन जो है उसको सबसे सस्ता साधन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से पूछा गया है किस देश में सामूहिक सरकार का चयन एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। तो साथियों ये करते हैं हमारे बेल्जियम में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का जो विभाजन है वो किस में होता है। तो यहाँ पे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। केंद्र एवं राज्यों की इकाइयों के बीच में जो है संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है निम्न में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा है। तो दोस्तों नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ये सभी में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आप यहाँ पे टिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना है वो किस वर्ष में हुई थी। तो ये आप सभी जानते हैं कि 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न है किस क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में विकास में मदद करती है। तो साथियों जो हमारे तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां हैं वो इसमें शामिल होती है।
तृतीय क्षेत्र में कौन सी आती है, जिसको अपन बोलते हैं सेवा, संचार, बैंकिंग वगैरह हो गया। ठीक है, ये चीज़ें किस में आती है, तृतीय क्षेत्र में आती है। प्राथमिक क्षेत्र में हमारे जितने भी उत्पादन से रिलेटेड आते हैं, उत्पादन वाले, जैसे कि कृषि कार्य हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ये सब प्राथमिक में आते हैं। द्वितीय में क्या आते हैं हमारे, द्वितीय में हमारे उद्योग धंधे आते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नज़र रखती है। तो ये कौन रखता है भाई, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि जो आरबीआई है वो करता है। साथ ही साथ दोस्तों आरबीआई जो है वो नोट निर्गमन का कार्य करता है, मतलब नोटों का छपाई का काम भी आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। ये पिछली बार परीक्षा में आ चुका है। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। तो दोस्तों उसको बोला जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी। ऑप्शन नंबर डी है वो आप सही आंसर करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका आंसर मैंने इनके सामने ऑलरेडी लिख दिया है, जो कि आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए खालिस्तान करके पूछा है कि इनमें से क्या पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी थी। तो साथ ही ये मुंबई में लगी थी। कहाँ पे लगी थी, मुंबई में। तो खालिस्तान में आपको यहाँ पे मुंबई लिखना होगा। आगे देखिए अगली प्रश्न है कि जापान की सबसे पुरानी जो पुस्तक है वो कौन सी है। तो वो हो जाती है हमारी डायमंड सूत्र। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो एक है वो किस प्रकार का संगठन है। तो ये हमारा हो जाता है गैर सरकारी संगठन। आगे देखिए यहाँ पे तेलुगु देशम पार्टी का संबंध मुख्यतः किससे है। तो ये पार्टी जो है साथियों वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, सरकार और उसके कामकाज के बारे में नागरिकों के द्वारा डैश डैश करके तहत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इसको सूचना का अधिकार बोला जाएगा। तो यहाँ पे खालिस्तान में आपको सूचना का अधिकार फील करना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको उदारीकरण कहा जाता है भाई। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे जो प्रश्न आपके वो हमारे आते हैं अति लघुतात्मक प्रश्न, और इनका आपको एक पंक्ति में आंसर देना होगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि सत्याग्रह किसे कहते हैं या सत्याग्रह क्या होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों दमनकारी शक्तियों के विरुद्ध महात्मा गांधी द्वारा प्रयोग किया गया एक अहिंसात्मक ढंग, जिसको अपन सत्याग्रह कह सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको लिखना होगा। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, इंग्लैंड के कपड़ा व्यापारी किससे ऊन खरीदते थे। तो इंग्लैंड के कपड़ा व्यापारी जो है वो स्टेपलर से ऊन खरीदते थे। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब और कहाँ पे हुआ था। ये प्रश्न पिछली बार आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप में आया था, और इस बार यहाँ पे देखिए वन लाइनर में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में ये जो जलियांवाला बाग की हत्याकांड है वो घटित हुआ था। अगला देखिए, भारत में स्थानीय बाजार में कहाँ के आयातित मालों की भरमार थी। तो भारत के स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार थी। तो ऐसे कैसे आपको आंसर करना है। साथियों आपको जितने भी पेपर कराए जाएंगे सभी का सॉल्यूशन आपको इसी पीडीएफ फाइल में प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि आपको प्रश्नों को याद करने में आसानी रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। उसके लिए जितने भी चीज़ें होगी, जितने भी सामग्री है आपकी परीक्षाओं से रिलेटेड, वो सारी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आप उनको ज़रूर ले लेना। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, भारत की किन्हीं दो प्रमुख बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं उनका नाम लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए पेरियार बाघ रिजर्व केरल व सरिस्का वन्यजीव पशु विहार राजस्थान में। तो इनके नाम आपको और भी कोई नाम हो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहलाता है। तो देखिए बंगलुरु, जिसको बेंगलुरु बोला जाता है, वह भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बहुसंख्यावाद कायम रखने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा उठाए गए एक कदम का उल्लेख आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए श्रीलंका सरकार ने 1956 में एक कानून बनाया था, जिसके तहत सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया था। तो ये आपको यहाँ पे लिखना था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि विवाह, तलाक और उत्तराधिकारी के संबंध में कानून क्या कहलाता है। तो ये कानून जो है वो हमारा पारिवारिक कानून कहलाता है। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखा है इसको, बाकी आपको लिखना होगा कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी से संबंधित जो कानून है वो पारिवारिक कानून कहलाता है। ऐसे पूरी लाइन लिखनी है आपको, ठीक है, जिससे कि आपका 1 नंबर का प्रश्न है तो पूरा 1 का 1 आपको मिल जाएगा, वरना तो इसमें आधा नंबर भी दे सकता है, क्योंकि डायरेक्ट आपने इस प्रकार से लिखा होगा। तो ठीक है, देखिए अगला है, कौन सी संस्था राजनीतिक दलों का पंजीकरण करती है। तो ये करती है भारतीय चुनाव आयोग राजनीतिक दलों का पंजीकरण करती है। तो ऑप्शन ये आपको यहाँ पे टाइप करना है। फिर देखिए यहाँ पे खंड जो ब है उसमें आपको
लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि उत्तर सीमा आपको कितनी दी गई है, 50 दी गई है और अंक आपके 2 रहेंगे। देखिए यहाँ पे आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के पीछे गांधी जी की कौन कौन सी योजनाएं थी। तो साथियों इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलता है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के पीछे गांधी जी की निम्नलिखित योजनाएं थी। असहयोग आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। अंग्रेज सरकार द्वारा दी गई समस्त पदवियां वापस कर दी जानी चाहिए, यानी कि जैसे कि केसरी हिंद की उपाधि हो गई, नाइटहुड की उपाधि हो गई, ये भारतीयों को दी गई थी तो उनको वापस से लौटा देना चाहिए। मतलब भारतीयों को सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, स्कूल, विधायी परिषदों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। यदि अंग्रेजी सरकार दमनात्मक कार्य करती है तो एक व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। तो इस प्रकार से गांधी जी ने असहयोग जो आंदोलन स्टार्ट किया था उसके पीछे ये योजनाएं उन्होंने बनाई थी। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण संसाधनों को आपको परिभाषित करना है। तो पहला है नवीनीकरण संसाधन। तो वे संसाधन जिनको भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीनीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। उन्हें पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जाता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन और कृषि आदि। ये सारे किस में आते हैं, आपके नवीनीकरण संसाधन में आते हैं। अब आता है अनवीनीकरण संसाधन। वो होते हैं जो कि समस्त संसाधन जिनको एक बार प्रयोग में लेने के पश्चात पुनः पूर्ति किया जाना संभव नहीं है, उन्हें अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कोयला, खनिज तेल, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस आदि। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों आपको पूछा जा रहा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों पर आपको प्रकाश डालना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। तो इनके बारे में आपको यहाँ पे सविस्तार से लिखना है कि कृषि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना होगा, बाढ़ पर नियंत्रण करना होगा, जल विद्युत का उत्पादन करना, भूमि अपरदन पर प्रभावी नियंत्रण करना, उद्योग धंधों का विकास करना, जल परिवहन का विकास करना, मत्स्य पालन का विकास करना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना इत्यादि काम यहाँ पे आपको लिखना होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से आपसे पूछा गया है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध एवं तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय किया जाता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं में और प्रौद्योगिकी में पूंजी और श्रम और इनके मध्य प्रवाह हो सके। वैश्वीकरण के अंतर्गत विदेशी व्यापार अवरोधक हटा लिए जाते हैं, जिससे पूंजी और श्रम का स्वतंत्र रूप में आवागमन होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ता है, आयात निर्यात में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त उत्पादन व उत्पादकता का स्तर भी बढ़ता है। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है कि उपभोक्ताओं के हितों में सूचना पाने का जो अधिकार है वो क्या होता है। तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है कि सूचना पाने का जो अधिकार होता है वह उपभोक्ता को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि उसे माल की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता और शुद्धता, मानक मूल्य के बारे में सूचना प्रदान की जाए। यानी कि आप जो भी माल खरीद रहे हैं उसके ऊपर गुणवत्ता होनी चाहिए, उसकी मात्रा कितनी है लिखी होनी चाहिए, उसकी क्षमता, उसकी शुद्धता, ये सारी चीज़ें उसमें इंडिकेट होनी चाहिए। इसके बाद बोला गया है कि यदि सूचनाएं माल के उत्पादन द्वारा नहीं लिखी गई तो उपभोक्ता इन सूचनाओं से प्राप्त करने का अधिकार रखता है। उसके बाद देखिए, अगला जो प्रश्न है, इनके आंसर मैंने लिखे नहीं, बड़े प्रश्न हो गए तो इनको आप देख लेना। ये प्रश्न है कि श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने एक बड़े टकराव का रूप ले लिया, न स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे न नहीं, इसको स्पष्ट कीजिए, इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्या कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत होती है। तो इसको आपको स्पष्ट करना होगा। राजनीतिक दलों में भागीदारों को आपको संक्षिप्त में बताना होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एजेंडा 21 क्या है, इस घोषणा पत्र के मुख्य उद्देश्य आपको बताने हैं। अगला देखिए, जल संरक्षण हेतु प्रमुख उपाय बताना है, या फिर अथवा में जल संरक्षण संसाधनों का संरक्षण के 3 उपाय आपको यहाँ पे लिखने होंगे। अगला देखिए, खंड 6 जो आपका रहेगा उसमें आपको उत्तर सीमा 100 शब्दों की रहेगी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे ये। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है आपसे कि वाणिज्य कृषि से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बतानी होगी। या फिर अथवा में आप बता सकते हैं कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का आपको वर्णन करना है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न जो है G77 जो देश थे उससे आप क्या समझते हैं, और G77 को ब्रिटेन वुड्स की संतानों की प्रक्रिया किस आधार पर कहा जा सकता है।
अथवा में दिया गया है कि भारत ने 19वीं शताब्दी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक अहम भूमिका अदा की थी। इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या आपको करनी है। या फिर अथवा में दिया गया है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण हेतु कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो जो भी आपके ये प्रश्न है 100 शब्दों वाले, उसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 2 प्रश्नों में से किसी एक को करने का। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका द भाग आता है, खंड द। उसमें आपको निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 200 से 250 शब्दों के रहेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अनौपचारिक क्षेत्रक ऋणों की कोई 2 कमियां आपको बतानी है और इस संदर्भ में औपचारिक क्षेत्रक ऋण किस प्रकार बेहतर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे निम्न पर आपको टिप्पणी लिखनी है। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख क्या होती है, या फिर वस्तु विनिमय जो प्रणाली है वो, उन दोनों के बारे में कोई सा भी आपको करना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे मानचित्र से रिलेटेड जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे पूछा गया कि दिए गए भारत के रेखा चित्र में आपको बॉक्साइट खानों को अंकित करना है, जैसे कि बिलासपुर, कटनी, कोरापुट और मेकाल। या फिर अथवा में दिया गया है कि दिए गए भारत के मानचित्र में आपको ऊर्जा संयंत्रों को अंकित करना है। तो यहाँ पे देखिए फरीदाबाद, गांधीनगर, तलचर और कमरू। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने भारत का मैप यहाँ पे इंडिकेट किया है, ठीक है। तो ये देख लेना। तो साथियों कक्षा 10वीं के लिए बोर्ड परीक्षा 2025 सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो सॉल्यूशन के साथ हमने यहाँ पे देखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और सब्जेक्ट के वीडियो भी आपको मैं जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। और इनकी PDF फाइलों की बात करूँ तो आपको ऐप पे ज़रूर मिल जाएगी। टेस्ट वगैरह हो गए, नोट्स हो गए, यानी कि कक्षा 10वीं का जो भी फोल्डर आपको वहाँ दिखे वहाँ पे आपको सारी चीज़ें वो मिल जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले पेपर में। धन्यवाद।